नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सीएम पद के कितने दावेदार? जी हां, हरियाणा कांग्रेस में कुछ इसी बात को लेकर के लड़ाई चल रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावेदारी ठोकी। सीएम पद के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने दावेदारी पेश करते हुए कहा कि मैं सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने ये बड़ी दावेदारी पेश की। अभी तक जिस तरीके से बयान दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसे मैच्योरिटी का प्रतीक माना जा रहा था, परिपक्वता माना जा रहा था राजनीति में। लेकिन अब जो ये उनका बयान सामने आया है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए, क्योंकि लगातार कई कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो सीएम पद को लेकर के दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। पार्टी का राज आने वाला ये सभी को कितना प्यार करती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां अब सीएम पद के लिए खुद को प्रबल दावेदार पेश किया, तो वहीं पहले कांग्रेस के दूसरे नेता भी सीएम पद पर इशारों में अपनी दावेदारी जता चुके हैं। वो भी आप सुनें। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूं और रहूंगा। मेरा एक ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट हम जीत जाएंगे, उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखाऊंगा। और एक आखिरी बात, आज शाम को जब आप परमात्मा का नाम लेके रोटी खा के सो, तो एक आखिरी बात आपके कान से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां बड़े भी बैठे हैं, मेरे हानिये भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, काकी ताई भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बैठे हैं। जब तक एक बंदे की पुंजर नहीं पकड़ेंगे, तब तक इलाका और जिला उसका कल्याण नहीं होगा। अपने यहां मेरी छोटी बहन है, कलाज से एमएलए बनी थी, एक जमाने में हमने टिकट दी, गीता भोकल। वो यहां से उधर चली गई, हल्का जब खुल गया झज्जर, तो झज्जर वालों ने भी वोट डाल दी। गीता भोकल को थोड़ी डाली थी, डाली तो उनको थी, अगले मालिकों को, जो लीडर थे वहां के। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको राज मिल गया। हम ये कहें, मैं ब्रिस्बान मोर साहब, भाई साहब, हम जाके कहीं यार इसकी पर्ची दे दे, बोले नो तो आवागा तेरी दे देंगे, मेरी तो मिल नहीं सकती, इसकी दियो ना, ये ले। हम मेरी मिल नहीं सकती, इसकी दियो ना, ये ले। पे क्या बच गया? कुछ नहीं बचा। सब लीडर वो बनता है जो एमएलए बनाकर ला सकता है, जिसके नाम पे एमएलए बनते हैं। और पार्टी की तो सिर गिनती है ना साहब, बड़ी खरी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पार्टी सिर गिनती है ना। जब सिर गिनने की बात आती है, आपको रणदीप तेरी दे देंगे। अब रणदीप तो लड़ नहीं सकता यहां से, मेरे कहने से आप एमएलए बनाओ ना, फिर मैं क्या करूं आगे? फिर यूं को राज भी लाके दे, कहां से लाके दूं राज? तो साहब, जिस दिन जींद के 5 एमएलए आप कांग्रेस पार्टी के रणदीप के कहने से बना देंगे, उसी दिन राज मिल जाए। जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। 19 साल का संघर्ष मेरा जो है हरियाणा के अंदर है, और तुम सबने देखा है। मेरा जो रास्ता है, मेरा जो सफर है, वो आप सबने देख लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि आप लोग अब अपने गांठ बांध लो। ईद के अगर श्रुति ने भाई जिता के गालोगे, तो यूं सोच लियो भाई थारी लड़ाई में चंडीगढ़ की लड़ूंगी मजबूती के जाए। और वो अगर आपके हाथ में आ गया तो भाई से बोलने की जरूरत को नहीं, छोड़े लगाऊंगी मैं, काम करूंगी मैं। और बाकी तो भाई ये डबल इंजन है, ये बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन तो हम मां बेटी देंगे तुमने भाई, और सच्चा डबल इंजन देंगे। तुमने दे रहा है भाई, लड़ाई कहां की है, दे रहा है ना तुमने।
तो भाई मेरी टांग खिंचाई भी बहुत बुरी होती है, पता है ना। कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन तुमने भी मेरा भाई, मैं भी किसी के हाथ को नहीं आऊं। मेरे को कोई किसी से भय और डर नहीं है, क्योंकि मैंने काम करना है अपने लोगों के। और मेरी लड़ाई क्या है किसी से? मेरी लड़ाई ये है कि मेरे इलाके के अंदर मेरे लोगों को उनका वजूद मिले, उनको बराबरी का हक मिले, उनको हर चीज बराबरी का विकास मिले, ये हमारी लड़ाई है। लेकिन ये सब दूसरे सोचते हैं कि इसने मार ले लो भाई, इसने घेर लो, ये गिर गई तो भाई फिर तुमने बेरा है सारी जगह, तुम देख ही रहे हो। कोई है ऐसा जो तुम्हारे को चंडीगढ़ तक। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी हैं पॉलिटिकल एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। और कांग्रेस से रमन सिंह है प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अमित तिवारी आपका ही रुख करूंगा। आप लगातार जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति को लगातार कवर करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है, और अब जब चुनाव सामने है, अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अपने आप को जो सीएम का दावेदार मानते हैं, वो तो दावेदारी पेश कर ही रहे हैं। सबसे मजबूत दावेदारी जिनकी मानी जा रही थी अभी तक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे 10 साल, उन्होंने भी अपनी दावेदारी को खुलकर के पेश किया। क्या कुछ मायने अब इसके समझे जाए? देखिए हितेंद्र, लगातार अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यह गुटबाजी का रोग जो कांग्रेस का है वो आज का नहीं है, पुराना है। और लंबे समय से जो अंतर्कलह जो कांग्रेस झेल रही है, एक नेता जाता है, दूसरा आता है, या जो नेता पहले से काबिज है उसके मुकाबले में दूसरा खड़े होने की कोशिश करता है, और इसी से ही गुट बनते रहते हैं। पहले कांग्रेस में 4 तरह के गुट थे जो अभी पिछले दिनों तक तो, और फिर वो 3 गुट एक हो गए जिन्हें एसआर के नाम दिया गया, और वो एंटी हुड्डा गुट उसे माना जाता है। और हुड्डा साहब का अपना ही एक जलवा है, वो अपना ही गुट रखते हैं। उनमें अगर प्रदेशाध्यक्ष बनाने की क्षमता भी है, कोऑर्डिनेटर लाने की क्षमता भी है, दूसरे तमाम नेता है वो उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस की यह परिपाटी आज की नहीं, पुरानी है। जैसा मैंने कहा, ये पुराना रोग हो चुका है। इसको शायद केंद्रीय जो नेतृत्व है पार्टी का, वो भी इसे ठीक नहीं कर पाया। चेहरे बदल गए, सत्ता बदल गई, कुर्सियां चली गई, कुर्सियां आ गई, पद आ गए, पद चले गए, लेकिन ये रोग नहीं मिटा। कभी कौन सा गुट हावी हो जाता है, कभी कौन सा गुट हावी हो जाता है, तो ऐसा ही है। और इसी चक्कर में ही पार्टी के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक तंवर, उन्हें भी जाना पड़ा, वही भी छोड़ के चले गए। कोई चाहे छोड़ के चला जाए, चाहे कोई आ गया है, यह रोग पुराना है, यह ठीक नहीं हो रहा। और अब जो है दावेदारी का एक दौर शुरू हो गया है। जैसा कि हमने अभी सभी दर्शकों ने भी देखा और मेहमानों ने भी देखा है कि किस प्रकार से सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इधर से रणदीप सुरजेवाला अपनी मजबूती की बात करते हैं, शैलजा कुमारी अपनी करती है, और किरण चौधरी अपनी करती हैं। खास बात यह है कि बांगर और बागड़ जो है वो इस गुट में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रभाव बड़ा है। और दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी ओर से भी कल जिस प्रकार से दावेदारी कर दी गई करनाल के कार्यक्रम में, उन्होंने अपने ही कार्यक्रम चला रखे हैं और कल दावेदारी भी कर दी। उन्होंने कहा कि प्रबल दावेदार हूं। जो 10 साल तक जो शख्स नेतृत्व कर चुका हो हरियाणा का और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुका हो, वो निश्चित रूप से जब सियासत में है तो अपने दावेदारी करेगा ही। लेकिन ये दावेदारी का जो दौर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बिखराव हो रहा है, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्ष बनाने के लिए आते हैं, वहां मारपीट मच जाती है, हंगामा होता है, और जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने शिकायत करने जाते हैं नेता, अपनी पीड़ा रखते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच देखने वाली बात है कि कांग्रेस हाईकमान बीच का क्या रास्ता निकालता है, क्योंकि अभी तक तो पार्टी करने का आरोप, कुछ ही चुने हुए लोगों से बातचीत करने का आरोप है, लेकिन दावेदारी जारी है। बिल्कुल, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स जो पहुंच रहे हैं उन पर भी आरोप है कि वो भी चुने हुए लोगों को ही बुला रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके नहीं गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी। राजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, जो कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और जिस तरीके का जो हाल हमने पिछले दिनों देखा, पिछले हफ्ते देखा, अलग अलग जगहों पर जो
हाथापाई भी हुई, लात घूसे भी चले। बीजेपी तो तंज कस रही है कि मोहब्बत की दुकान में प्रसाद मिल रहा है लात घूसों का। इस तरह की स्थिति जो है कांग्रेस में देखने को मिल रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है आपको? क्योंकि अगले साल चुनाव होने, चुनाव में दावेदारी तो कांग्रेस के नेता सभी कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बड़ी बनाई है हरियाणा में, तो ऐसे में कैसे सरकार बनेगी कांग्रेस की? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस गुटबाजी के कारण बहुत कुछ हो रही है, और पहले ये कई प्रमुख नेता भी ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है जी। ठीक है, तो अब हरियाणा में भी वैसी स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अब ये है कि ये गुटबाजी जो हरियाणा की है वो ऐसी ट्रेडिशनल तरीके की हो गई, और ऐसा लगता है कि जैसे इसका कोई इलाज संभव नहीं, क्योंकि आलाकमान जो है समझाइश करता है कि वही चुनाव के दौरान सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें और पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखें कि पार्टी को जो है 10 साल हो गए पावर से बाहर हुए, तो वापस सत्ता में लाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ें। लेकिन वैसा दिखाई नहीं देता। सबको लगता है, जो गुट बन जाते हैं उनको लगता है कि हमारे हाथ से मुख्यमंत्री पद खिसक गया, उनको लगता है कि हम ये जो कुछ गतिविधियां हमारी ये हमें मुख्यमंत्री पद दिला देंगे, जबकि हो उससे विपरीत रहा है कि जितना आप अपने फेवर में एक्टिव हो रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उतना ही पार्टी को नुकसान हो रहा है, और अपना भी नुकसान, उनका स्वयं का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर जब पार्टी इस तरह से नीचे चली जाएगी, पार्टी की स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, पार्टी मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर होगी, तो कैसे तो चुनाव जीतेगी और कैसे सरकार बनाएगी? जब पार्टी इतनी मजबूत नहीं रहेगी तो वो जो नेता दावेदारी कर रहे हैं गुट बना के, तो वो उनका अस्तित्व कहाँ रहेगा? अब वो अपने आप को, वो दूसरे ग्रुप को जो है एक खुली छूट भी नहीं दे सकते, देना चाहते। उनको लगता है कि अब ये अगर मैंने इनको खुली छूट दे दी तब भी हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो है ना, क्या किया जाए, वो एक तरह का ये है कि इधर गए तो कुआ, इधर गए तो खाई वाली कहावत है। दोनों तरफ स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। तो अब यही है कि आला कमान को कुछ उपाय सोचना चाहिए, कांटे से कांटा निकालना चाहिए। जो ग्रुप मजबूत है उसको आगे बढ़ाए, जो ग्रुप मानते नहीं है तो उनके लिए क्या किया जाए? उनको इग्नोर किया जाए, जो लॉस होना होगा हो जाएगा। ये सर्वे करवा लिया जाए कौन ग्रुप कितना मजबूत है जी। अब ये इस तरह का एक न्यूसेंस टाइप क्रिएशन हो गया कि बस छोटा सा नारेबाजी हो गई, कोई 10 लोग इकट्ठे कर लिए और ये हो गई, विरोध कर दिया और ये कर दिया और हमें नहीं बुलाया और चुने हुए वो कोऑर्डिनेटर ने, तो वो तो हो ही रहा है। हाईकमान क्यों नहीं देख रहा है इन सब चीजों को? हाईकमान को भी तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना। अगर उन्होंने कोऑर्डिनेटर अपने हिसाब से तय कर दिए, उनको लग रहा है कि सब लोग एक ही नेता के कहने से तय हो गए, उनके ही हमारा पक्ष नहीं रहेगा, उनको लगता है कि हमारी जमीन ही खत्म हो जाएगी क्योंकि जिलाध्यक्ष सब उनके ही बन जाएंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष भी उनका बन गया तो जिलाध्यक्ष भी बन सकते हैं जी। तो अब वो ये है कि कांटे से कांटा निकालने के अलावा हाई कमान के पास कोई चारा नहीं है। अभी चुनाव की बहुत नजदीकियां है। अभी ऐसी स्थिति में क्या, या तो इनको बैठा के सबको समझाया जाए। एक बार कमलनाथ जी आ गए थे तो कमलनाथ जी ने सबको बुलाया, उस समय बयानबाजी बड़ी तेजी से चलती थी, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयान देते रहते थे, लेकिन उन्होंने ये इतनी सफलता उनको मिली कि उन्होंने बयानबाजी बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि जो भी बात कहनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहिए। ये जो अभी इन्होंने नारेबाजी इस तरह की करवाई और बाद में पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी गए, तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही जा सकते थे सीधे। और जब ये कोऑर्डिनेटर की लिस्ट आउट हुई तभी वो जा सकते थे कि कोऑर्डिनेटर इसमें सब एक पक्षी हैं, हमारे कोई स्वतंत्र कोऑर्डिनेटर नहीं है और किसी के सबके चुनिंदा है। हालांकि सब तो वो बिल्कुल बताया तो ये भी जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, केसी वेणुगोपाल से मिले, तो उन्होंने प्रभारी दीपक बाबरिया की भी शिकायत की है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ रमन सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रमन सिंह जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। रमन सिंह जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से दावेदारी लगातार पेश की जा रही है नेताओं की तरफ से, तो इससे पहले ही जब कोऑर्डिनेटर्स जिला जा रहे थे जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करने के लिए, तभी लात घूसे दिखाई दिए, तो अब क्या इससे गुटबाजी को और ज्यादा हवा नहीं मिलेगी और ज्यादा नुकसान पार्टी को होते हुए दिखाई नहीं देगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और हरियाणा प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं। नेताओं के प्रति अपने कार्यकर्ताओं का एक जोश कह सकते हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये बात सत्य भी है और स्वीकार्य भी। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटर लगना, जिला अध्यक्ष लगना या और संगठन बनना, ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे निरंतर ये सब चलता रहता है। उसके बीच में अगर कोई विपक्ष में बैठे लोग ये कहें कि गुटबाजी है, तो गुटबाजी उनको पहले अपने अंदर देखनी चाहिए। दूसरी बात, पार्टी में हर 36 बिरादरी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, संगठन में हर जगह
ओहदे पे रखा जाता है और वो बनने के काबिल भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं के प्रति जोश नहीं रमन सिंह जी, ये बात ठीक है आपकी कि अपने नेताओं के प्रति जोश है, उत्साह है और वो अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरे गुट के नेता के बारे में नकारात्मक नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके बीच लात घुसे हो गए हो, जिनके बीच में झगड़ा हो गया हो, क्या वो एक दूसरे के समर्थन में वोट भी डाल सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ पर ना ही कोई लात गुस्से चले थे, ना ही वहाँ पे कोई शायद आपने वो तस्वीरें देखी नहीं, पिछले हफ्ते जो तस्वीरें सामने अलग अलग जगह से, वो तस्वीरें शायद आपने देखी नहीं, जब आपके कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ गो बैक के नारे लगे, लात घुसे भी हुए। जी, मैंने ये कहा पहले भी कि कार्यकर्ताओं ने जोश में अपने नेताओं के प्रति नारे लगाए हैं। अब आप इस बात को किस संदर्भ में लेके जाते हैं, ये आपका भी एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लात गुस्से आप दिखाइए मुझे मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डालिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो तस्वीरें दे दी जाएंगी। मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे इस नंबर पे डालिएगा, लात गुस्से मुझे दिखाना, अगर नहीं दिखा पाए तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जरूर दिखाएंगे आपको, करनाल की वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जब वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स गए थे और लात घुसे हुए थे। कहाँ लातें चली हैं? करनाल में चली है, पिछले हफ्ते की तस्वीरें हैं, करनाल में चली है। देखिए, मीडिया का सम्मान हर पार्टी करती है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी करती है। लेकिन रमन सिंह जी, आप अपनी गुटबाजी को, अपनी तकरार को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो वीडियो डाल, बिल्कुल दिखाएंगे आपको। रमन सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला जी अमित, आपको एक बात सुनिए, मीडिया एक झूठा स्वतंत्र, रणदीप सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा भी अपनी पीड़ा रख के आई हैं और मीडिया के सामने भी उन्होंने बयान दिया है। एंकर साथी से मेरा सवाल है, एक मिनट, मैं एक बात कहता हूँ, मीडिया की गरिमा है जी, मीडिया की आजादी है, लेकिन आपकी आजादी किसी भी पार्टी के लिए अलग से नहीं जा सकती, ये आपको भी समझना होगा। नहीं रमन सिंह जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आप ही के नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा गए हैं कि नहीं गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, ये आपको मालूम है? रमन सिंह जी, अब सुनिए रमन सिंह जी, आप रमन सिंह जी, रमन सिंह जी, आपको बड़ा व्यक्तिगत कह रहा हूँ, रमन सिंह जी, कार्यकर्ता गरिमा में है, जोश में, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे आप जोश में दिख रहे हो। रमन सिंह जी, आप बताइए, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले? इसी विषय को लेकर के मिले या नहीं मिले? और ये तस्वीरें अब आप देखिए, रमन सिंह जी सुनिए, अमित तिवारी, वो तस्वीरें हम अपने, आपने सवाल किया, जवाब सुन। रमन सिंह जी, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए अब हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, करनाल की तस्वीरें हैं, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लात घुसे। अभी जो आप बात कह रहे थे, वो तस्वीरें आप देख लीजिए रमन सिंह जी। मैंने देख ली अच्छी तरह से, रमन सिंह जी, जिम्मेदार पद पे हूँ आपकी तरह। रमन सिंह जी, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। रमन सिंह जी, यहाँ रिस्पेक्ट की बात छोड़िए, अब आपने जो आरोप लगाए उनकी तस्वीरें आप देखिए, क्या ये कांग्रेस कार्यकर्ता है या नहीं है, वो तस्वीरें बताइए रमन सिंह जी। तस्वीरें अच्छी तरह से देखी हैं, ये कांग्रेस की तस्वीरें हैं कि नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं कि नहीं, बता दीजिए। करते हो तो एक डिबेट, करनाल की ये तस्वीरें हैं, रमन ने आरोप लगाया, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं आपका सम्मान भी करता हूँ। नहीं, अब आप इन तस्वीरों पर कहिए, जो भी कहना है इन तस्वीरों पर कहिए। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा सत्यव्रत शास्त्री जी, लेकिन गंभीर आरोप रमन सिंह जी ने लगाए मीडिया की बातचीत का। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रमन सिंह जी बताइए ये क्या है? रमन सिंह जी, तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ऑडियो से आपको दे रहा हूँ। रमन सिंह जी, आप ऑडियो किसी दूसरे साथी का मोबाइल लेकर के उस पर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमारा टेलीविजन का जो यूट्यूब चैनल है वो देख सकते हैं, वो तस्वीरें देख सकते हैं, और उन तस्वीरों को देखने के बाद आप प्रतिक्रिया आराम से दीजिएगा। मैं तब तक सत्यव्रत शास्त्री जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, तब तक आप, मैं देने के लिए बैठा हूँ, मैं एम्बियंस के साथ सुनवा देता हूँ, थोड़ी आवाज उठा दीजिए विजुअल से। मैंने वो सब देखा भी है और सुना भी है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं सर कि मैं आपको एक जिम्मेदार पद की गरिमा बता रहा हूँ। नहीं, इसमें गरिमा की कौन से मैंने कुछ ऐसा कह दिया सर जो नहीं हुआ है कांग्रेस में?
ठीक है, गोदी मीडिया बनने का अधिकार है सबको मिल गया। रमन सिंह जी, जब आपके फेवर में बात करें तो हमें बीजेपी वाले कुछ और कह देते हैं, विपक्षी बता देते हैं, और जब हम आपके कुछ खिलाफ कह दें तो आप हमें गोदी मीडिया कह सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, और जो तस्वीरें आपके सामने आई वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, उसी पर आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आपने कहा था कि कोई नाथ गुस्से नहीं हुए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपने यहाँ तक कहा था। अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ऑन एयर टेलीविजन स्क्रीन पर आप माफी मांगिए कि आपने गलत टिप्पणी की थी। मैंने आपसे कोई गलत टिप्पणी अब आप माफी मांगिए सर, अब आप माफी मांगिए सर, आपने गलत टिप्पणी की थी। खुश करने के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। खुश करने के चक्कर में कौन क्या कर रहा है वो सबको मालूम है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, हमने उनकी बात की, उन पर आपने बात नहीं रखी। करनी चाहिए आपको। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, डिबेट की क्या मर्यादा है। जिम्मेदारी से रमन सिंह जी बात कीजिए, ताकि जिम्मेदारी से करने के लिए सम्मान के साथ ना चले जाओ कि लोग आपको ये कहें कि ये कर क्या रहे हैं। रमन सिंह जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधी बात पर आइए। रमन सिंह जी इधर उधर मत भटकिए, सीधी बात पर आइए। आपने कहा कि आप मुझे वो तस्वीरें दिखाइए, मैंने वो तस्वीरें आपको दिखाई। अब आप तस्वीरें दिखाने के बाद अगर अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती है और आपको इसे मानना चाहिए, आपको माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये तस्वीरें ना दिखा पाया तो मुझे माफी मांगनी होगी। लेकिन मैंने ये तस्वीरें आपको दिखाई। क्या माफी मांगूंगा? माफी की जगह तो आप खड़े हैं मांगने की। श्रीमान रमन सिंह जी, अगर आप जिम्मेदारी से बात करना चाहते हैं तो रखिए अपनी बात को, अदरवाइज इस तरह से किसी पर आरोप मत लगाइएगा आगे से। भविष्य में ये बात याद रखिएगा, भविष्य में ये बात याद रखिएगा। अगर आपके कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं तो वो सवाल उठेंगे। तो उनका जवाब आपके नेता आपके ही नेताओं पर आरोप लगाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स पर आरोप लगाते हैं, तो सवाल उठेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की इस आपसी फूट को, आपसी कलह को, जहां पर लात घूसों का प्रसाद बट रहा है मोहब्बत की दुकान में? देखिए, हमारी दुकान में सब ठीक सत्यव्रत जी, देखिए जोगिंदर जी, आपने जब सच्चाई का प्रदर्शन किया और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये बहुत एक लोकल कहावत है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और जब तस्वीरों को देखकर भी आदमी झूठ बोलने लगे तो उनकी स्थिति क्या हो सकती है ये आप मानिए। किस मीठी भाषा में पत्रकारों को धमकी देते हैं ये कांग्रेस से सीखा जाए। लेकिन मैं अपने दोनों साथी पत्रकारों की इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने जिस जिस प्रकार की चर्चा कांग्रेस के कल्चर के लिए की, वो न केवल वो देख रहे हैं बल्कि जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं इससे आगे एक बात कहता हूं, तो ज्यादा दोबारा से कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो राजनीति में आने का तौर तरीके हैं, उस तौर तरीके में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि न तो इनमें कोई समझ है, न समर्पण है, त्याग भावना न है, और न देश के लिए काम कर रहे। देश के लिए यदि काम करने की इच्छा हो, त्याग और समर्पण की बात हो, तो किसी व्यक्ति को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। यह एक संगठनात्मक दृष्टि है कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व यह तय करे कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। दावेदारी सब कहते हैं, लेकिन विद इन पार्टी कहते हैं। लेकिन आप मीडिया में आकर, जनता में आकर ये एक दूसरे को संदेश दे कि तुम मेरे कहने से वोट दो, तुम मेरे कहने से वोट दो, यानी यदि टिकट किसी दूसरे को मिल गई तो मैं कहूंगा तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये न तो राजनीति है और न राष्ट्रनीति है, ये एक टोल नीति है। जो एक टोल इकट्ठा होकर देश और राज्यों की सरकारों के अंदर बैठकर जनता के खून पसीने से दिए गए टैक्स की इस पैसे को चूसना चाहता है। और वो ऐसा टोल केवल और केवल कांग्रेस में है। और कांग्रेस के इस टोल को जो भी नाम दिया जाए वो सब सत्य है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि रमन सिंह जी आज से 10 दिन पहले भी जोगेंद्र जी मेरे साथ एक डिबेट में थे, उस समय भी इनकी यह स्टेटमेंट थी कि नेताओं के सम्मान में नारे हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं के सम्मान में नारे लगने चाहिए, लेकिन उसी पार्टी के नेताओं के गो बैक के नारे बापू बेटे की नहीं चलेगी। बिल्कुल कई तरह के ये नारे किसके पक्ष में, और यदि इसी को सम्मान कहा जाता है। माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अपनी बात आपने रखी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस में लगातार जो आपसी गुटबाजी है वो सामने आ रही है। पहले लात घूसे सामने आए और अब दावेदारी जिस तरह से पेश की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी दावेदारी को पेश किया और खुद को प्रबल दावेदार बताया।
तो एक तरफ सीएम पद के लिए दावेदारियां पेश की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, कांग्रेस के संगठन निर्माण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर्स ने तैयार की है रिपोर्ट। आज और कल प्रदेश प्रभारी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दीपक बाबरिया ने जिलावार रिपोर्ट मांगी है। आज और कल प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया बैठक करेंगे। सभी कोऑर्डिनेटर और प्रदेश प्रभारी के साथ मीटिंग है। दोपहर 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक पर्यवेक्षकों से मुलाकात होगी। रिपोर्ट को लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मंथन होगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।